आज हम शुरू करेंगे बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट, उसकी यूनिट 1 जिसका ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम बात करेंगे जो लीगल मैक्सिम है, जैसे कि इंजूरिया साइने डैमनम, डैमनम साइने इंजूरिया, उबी जस इबी रेमेडियम, इन मैक्सिम्स की बात करेंगे। साथ में डिफरेंस बिटवीन इंजूरिया एंड डैमनम, इसकी बात करेंगे कि मतलब इंजूरिया और डैमनम के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। जो डिसाइडेड केसेस हैं इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, ये दो मैक्सिम्स हैं, इनके ऊपर जो भी डिसाइडेड केसेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ टोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट मैक्सिम है यूनिट 1 में, इंजूरिया साइने डैमनम, इसका मतलब क्या है? इंजूरिया इन्फ्रिजनमेंट ऑफ अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट दैट इज़ राइट, मतलब जो हमारे लीगल राइट है अगर उनको इंजरी पहुंचती है या फिर उनका वायलेशन होता है तो वो क्या है? इंजूरिया है। साइने का मतलब क्या है? साइने का मतलब है एब्सेंट, मतलब किसी चीज़ की अनुपस्थिति कि मतलब किसी चीज़ का ना होना। डैमनो का मतलब है एक्चुअली फिजिकल लॉस, डैमनो को हम डैमेज भी कह सकते हैं जो कि एक फिजिकल लॉस है। मीनिंग ऑफ मैक्सिम लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, कि मतलब इस जो लीगल मैक्सिम है इंजूरिया साइनो डैमनो, जिसका कि मतलब है कि अगर हम किसी के लीगल राइट को हार्म पहुंचाते हैं लेकिन उसका कोई भी डैमेज नहीं होता है। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है कि अगर हम किसी के लीगल राइट को हार्म करते हैं और उससे उसे डैमेज पहुंचता है तो ये क्या होगा? टोर्ट होगा। लेकिन अगर हम किसी के लीगल राइट को हार्म करते हैं लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं पहुंचता तो वो भी टोर्ट होगा। और ये कौन सी मैक्सिम के अंडर आएगा? इंजूरिया साइनो डैमनो। अब आता है इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है एप्से वर्सेस वाइट, जिसमें कि बताया गया है इंजूरिया साइनो डैमनो का ये एक एग्जाम्पल भी है। और इस केस के फैक्ट ये थे। इन द केस द डिफेंडेंट इन द केस द डिफेंडेंट अ रिटर्निंग ऑफिसर wrongfully refused to register a duly tendered vote of the plaintiff who was a qualified voter। कि मतलब इसमें बताया गया है कि एक जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने एक वोटर को मना कर दिया उसका वोट रजिस्टर करने से। जो कि प्लेंटिफ था वो क्वालिफाइड वोटर था, मतलब 18+ था। द कैंडिडेट फॉर whom the vote was sought to be tendered was elected and no loss was suffered by the rejection of the plaintiff vote। कि मतलब बताया गया है कि जो प्लेंटिफ था उसने अगर अपना वोट नहीं दिया था उस कैंडिडेट को, लेकिन तब भी वो कैंडिडेट चुनावों में जीत गया, इससे उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन उसके जो लीगल राइट है वोट देने का, उसका लीगल राइट है, उसको क्या पहुंची? हानि पहुंची, उसका वायलेशन हुआ। तो ये किस में आ जाएगा? कि इंजूरिया साइनो डैमनो, जिसमें कि इंजरी हुई है उसके राइट्स को, उसके राइट्स इन्फ्रिजनमेंट हुए हैं विदाउट एनी डैमेज के, क्योंकि वो जिस कैंडिडेट को देना चाहता था अपना वोट, जिसे मत देना चाहता था, वो तो जीत गया बिना उसके वोट के, लेकिन उसके जो लीगल राइट है हार्म हुआ है। तो इसी चीज़ पर कोर्ट ने क्या कहा? Court held that the action was allowed on the ground that the violation of plaintiff statutory right was an injury for which he must have a remedy and was actionable without any damage। तो मतलब उसने बताया है कि अगर कोई भी डैमेज नहीं भी होता है और किसी पर्सन के जो लीगल राइट हैं वो कहीं ना कहीं हार्म होते हैं तो उसे रेमेडी मिलेगी जिसके द्वारा वो राइट वायलेशन किए गए हैं। मीन्स जो डिफेंडेंट था, जो कि ऑफिसर था रिटर्निंग ऑफिसर, उसकी कहीं ना कहीं रेमेडी बनती है प्लेंटिफ को कंपनसेशन देने की, क्योंकि उस डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ जो कि वोटर था उसका लीगल राइट है, जो राइट टू वोट है, कहीं ना कहीं उसे हार्म करा है और जिससे कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन तब भी उसे रेमेडी करनी पड़ेगी, उसकी एक ड्यूटी बनती है अब उसे कंपनसेशन देने की, ये कोर्ट ने कहा। नोट, every injury imports a damage when a man is thereby hindered of his right। कि मतलब कोर्ट ने साथ के साथ ये भी बताया कि कोई भी इंजरी है वो कहीं ना कहीं डैमेज लाती है। अगर हम किसी के लीगल राइट को
तो वायलेट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है उसका डैमेज हमें सामने ही दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डैमेज हुआ होगा। The maxim means that where there is infringement of an absolute private right without an actual loss or damage, the person whose right is infringed has a direct cause of action। कि मतलब बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन के जो एब्सोल्यूट या फिर प्राइवेट राइट हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं, उनको हानि पहुंचती है, तो हम बिना किसी, अगर उसे कोई डैमेज भी नहीं हुआ होगा तब भी वो अपने राइट के वायलेशन के तौर पर एक्शन ले सकता है। इन सच केस इट इज़ नॉट नेसेसरली फॉर द प्लेंटिव टू प्रूव एनी स्पेशल डैमेज। और इसमें जो प्लेंटिव को ज़रूरी नहीं है कि वो प्रूव करे कि उसे एक स्पेसिफिक डैमेज हुआ है। अगर डैमेज नहीं भी हुआ होगा तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसके जो लीगल राइट है प्लेंटिव के वो वायलेट हुए, तो कहीं ना कहीं उसे डैमेज भी हुआ होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स डैमेज। अब दूसरी मैक्सिम आती है डैमनम साइने इंजूरिया। ये पहली वाली मैक्सिम का ही उल्टा है, जिसमें कि बताया हुआ है डैमनम जो कि हमने बताया कि डैमेज, साइने मतलब एब्सेंस, और इंजूरिया मतलब लीगल राइट के इन्फ्रिजनमेंट। अगर किसी को डैमेज होता है जहाँ पर उसके कोई लीगल राइट नहीं बनते तो वो एक्शन नहीं कर सकता। दिस मैक्सिम मीन्स दैट डैमेज विदाउट इंजरी इज़ नॉट एप्लीकेबल। कि अगर किसी को कोई भी डैमेज होता है लेकिन उसके वहाँ पे कोई भी लीगल राइट को हार्म नहीं पहुँचता तो वो एक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एक्शन नहीं ले सकता। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ हार्म ऑफ विच द लॉ टेक्स नो अकाउंट। कि मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मतलब बहुत सारे हार्म्स हैं जिसमें लॉ कहीं ना कहीं मायने नहीं रखता। जैसे कि जेलसी, अगर हम किसी पर्सन को की प्रगति या फिर उसकी प्रोग्रेस को देख के जलते हैं, वहाँ पे हमारा डैमेज हो रहा है, कि मतलब हम जेलस हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीगल राइट तो बनते नहीं है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। डैमेज सो डन एंड सफर्ड इज कॉल्ड डैमनम साइने इंजूरिया, एक्चुअल एंड सस्टेनेबल लॉस विदाउट इन्फ्रिजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। मतलब साफ साफ ये कहा गया है कि मतलब ऐसा डैमेज हुआ हो किसी पर्सन को लेकिन उस पर्सन का वहाँ पे कोई लीगल राइट नहीं हार्म हुआ है तो वो एक्शन नहीं कर सकता। Salmond has attempted the following classification of the principal cases where damage is mere damnum sine injuria। के मतलब सैलमेंट जो हैं वो बताते हैं, उन्होंने एक क्लासीफाई करा है अपनी थिंकिंग के अनुसार, और किसको, डैमनम साइने इंजूरिया के कुछ प्रिंसिपल केसेस को, मतलब जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट केसेस हैं डैमनम साइने इंजूरिया के ऊपर जो कि बेसिस है, उसे सैलमंड ने क्या करा है, क्लासीफाई करा है अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट, the harm done may be caused by some person who is merely exercising his own right, as in the case of loss inflicted on individual trader by competition in trade। कि अगर बात करी जाए कि एक मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, अब वो कंपटीशन के जरिए एक दूसरे को हार्म पहुँचा रहे हैं और वो अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं, ए और बी। ए है वो लगातार प्रोग्रेस करते जा रहा है, वो अपने कंपटीशन, दोनों ट्रेड मार्केट में कंपटीशन है और जिसमें ए क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी सेल ज़्यादा हो रही है, और दूसरे के जो भी कस्टमर थे वो ए के पास ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बी का भी लॉस हुआ, लेकिन बी के कोई भी लीगल राइट तो हार्म नहीं हुए। तो ये केस किस में फंसेगा, ये केस आएगा डैमनम साइने इंजूरिया, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। कि मतलब बी जो ट्रेडर है उसको डैमेज तो हुआ, उसके कस्टमर ए के पास चले गए, उसकी सेल में तो कमी आई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कोई लीगल राइट नहीं बनते थे, वो ए के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता था, वो कोर्ट में नहीं कह सकता था कि ए ने मेरे जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें अपने पास अट्रैक्ट करा है और साथ में मेरा इसका लॉस हुआ है, तो ए की रेमेडी बनती है उसे कंपनसेशन देने की। वो ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ये डैमनम साइन इंजूरिया है। सेकंड, इन द केस वेयर द डिफेंडेंट इज एक्सरसाइजिंग अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर डिफेंडेंट जिसके ऊपर लगा हो, आरोप लगा हो कि उसने किसी के लीगल राइट हार्म करे या फिर किसी को डैमेज पहुंचाया है, और अगर उसका राइट टू प्रॉपर्टी था, तो वो उस केस में भी ये कहीं ना कहीं फॉल नहीं करेगा। कि मान लीजिए एक केस हुआ था जिसमें कहा गया था, जो प्लेंटिव है उसने कहा था कि हमारे सामने वाला जो घर है
जब तक वो नहीं था तो हमें सन की रोशनी साफ साफ देखने को मिलती थी और हम उस रोशनी का उपयोग भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब हमारे बगल वाला जब घर बना वो इतना ऊंचा बना जिससे कि हमें सन की रोशनी मिलना बंद हो गया। तो इसमें डिफेंडेंट ने कहा कि जो कोर्ट ने कहा जो डिफेंडेंट है उसे राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है, उसकी मर्जी वो कितनी बड़ी लैंड खरीदे और उस लैंड पे कितना ही बड़ा मकान बनाए। इधर सर्कमस्टांसेस होते हैं म्यूनसिपालिटी के उनके अंडर, तो आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। ना ही डिफेंडेंट को रेमेडी होगी या फिर कंपनसेशन नहीं देगा वो प्लेंटिफ को, क्योंकि डिफेंडेंट के पास तो राइट टू प्रॉपर्टी है। थर्ड, where the damage is done by men acting under necessity to prevent a greater evil। कि अगर बात की जाए कि ऐसा डैमेज करना जो कि उस समय नेसेसरी था अदर एनी अदर हमको प्रिवेंट करने के लिए। मान लीजिए एक बस है, वो सीधे जा रही है, एक जगह 2 लोग हैं और एक जगह 5 लोग हैं, तो वो 5 को ना मारकर वो उन 2 को मारने के लिए बाध्य होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नेसेसिटी में था। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं डैमेज का केस नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी के जो सेक्शन है उसमें नेसेसिटी को बताते हुए कहा गया है कि अगर नेसेसिटी में कोई भी किसी को डैमेज पहुंचाता है किसी एनी अदर बिगेस्ट हार्म को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो वो लाइबल नहीं होगा। ये एक जनरल एक्सेप्शन का कंसेप्ट है। डी, so also the harm done may be of such a nature that the law consider it inexpedient to confer any right of pecuniary redress upon the individual injured, but provide some other remedy such as example public nuisance। कि मतलब ऐसे हार्म जो कि क्या बोलते हैं एक ऐसे नेचर के हो जिसने लॉ में साफ साफ उन्हें मना कर दिया गया है किसी अनदर प्रोविजंस में। जैसे पब्लिक न्यूसेंस है, ये पब्लिक न्यूसेंस का जो कंसेप्ट है ये आईपीसी में दे रखा है। अगर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है तो वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए और कहीं ना कहीं फाइन के लिए भी, या फिर दोनों के लिए ही। तो ये कंसेप्ट किसी अनदर लॉ में दे रखा है, तो वो इसमें डैमनम साइने इंजूरियम में कहीं ना कहीं नहीं आएगा। थर्ड मैक्सिम आती है उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब है जहाँ पे आपके राइट हैं वहाँ पे आपकी रेमेडी भी है। कि एक पर्सन है, अगर वो अपने अधिकारों की मांग करता है तो कहीं ना कहीं ड्यूटी भी होंगी, कुछ कर्तव्य भी होंगे। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें हमें फंडामेंटल राइट भी दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी दे रखे हैं, तो उन्हीं के साथ साथ हमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। कि अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी सिटीजन है वो अधिकार की मांग करता है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ कर्तव्य भी होंगे जो कि उसे पूरा करने पड़ेंगे। द लॉ ऑफ टोट इज सेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ द मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम जस हेयर सिग्निफाइज द लीगल अथॉरिटी टू डू। कि मतलब जस का मतलब क्या है, एक लीगल अथॉरिटी जो कि करेगी, या फिर डिमांड समथिंग। कि मतलब एक पर्सन है वो किसी चीज़ की डिमांड करता है जो कि उसकी एक लीगल अथॉरिटी है, कि मतलब लीगली तौर पर वो डिमांड कर सकता है। जैसे हमें जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, राइट टू रिलीजन है, इसकी हम हक से मांग करते हैं क्योंकि ये एक लीगल अथॉरिटी के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाएगा। रेमेडियम मे बी डिफाइंड टू बी राइट टू एक्शन। कि मतलब रेमेडियम का मतलब होता है कि हमें राइट है किसी भी चीज़ के ऊपर एक्शन लेने का, और द मीन गिवन बाय लॉ फॉर द रिकवरी और असर्शन ऑफ राइट। Second, it is vain thing to imagine a right without a remedy. It is enough for getting the remedy if the notional damage has been caused, that is say right has been infringed। कि अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मली सोचते हैं कि सबको अधिकार है लेकिन किसी के भी कोई कर्तव्य नहीं है, तो ये इमेजिन करना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी अपने अधिकारों की मांग करता है और उसके अधिकारों को कोई हार्म पहुंचाता है तो उसकी तो जो अनदर पर्सन है जो कि किसी के राइट को हार्म पहुंचा रहा है तो उसकी तो कहीं ना कहीं रेमेडी दी ही नहीं है। तो मतलब सारे एक दूसरे के राइटों को क्या पहुंचाएंगे, हार्म पहुंचाएंगे, जिसके लिए उन्हें कोई रेमेडी पे ही नहीं करनी पड़ेगी, कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, उन्हें पनिशमेंट नहीं होगी, फाइन नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे के राइट को हार्म करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके कुछ रेमेडी होगी, कुछ कंपनसेशन उन्हें देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, या फिर उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो वो दूसरे के राइट को हार्म करने से पहले 10 या फिर 100 बार सोचेंगे।
थर्ड, एप्से वर्सेस वाइट established for the first time principle of ubi jus ibi remedium. It marks a new approach of remedium justice. कि अगर बात कही जाए एप्से वर्सेस वाइट का जो केस था, उसने सबसे पहले इस सिद्धांत को आगे रखा था, उबी जस इबी के रेमेडियम सिद्धांत को, जिसमें कि बताया गया था कि एक रेमेडियम ही है, एक न्यू अप्रोच ऐसी है रेमेडियम जिसके थ्रू जस्टिस भी प्रोवाइड कराई जाती है। जिसमें कि बताया गया था अगर हम किसी के लीगल राइट, उसने वोटर को मना कर दिया था वोटर देने से, तो उस ऑफिसर को क्या करनी पड़ेगी, कुछ रेमेडी देनी पड़ी थी। थर्ड, द मैक्सिम शुड बी रीड विद इट इज नेसेसरी लिमिटेशन सो दैट इज अ ट्रू मीनिंग शुड बी नॉट बी मिसअंडरस्टूड। कि मतलब कोई भी चीज़ है उसको समझने के अपने अपने इंटरप्रिटेशन निकालने के तरीके होते हैं, तो इसको समझने के लिए इसके जो नेसेसरी लिमिटेशंस है उन्हें भी समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे तो ये हमारे क्या होगी, मिसअंडरस्टूड हो जाएगी, हमें आसानी से समझ में नहीं आ पाएगी और शायद हम इसका गलत इंटरप्रिटेशन भी निकाल लें। The maxim is not intended to mean as it is sometimes supposed to that there is legal remedy for every moral or political wrong. अगर मैं पहली वीडियो की बात करूं अपनी, तो मैंने उसमें साफ साफ बताया था कि अगर कोई मॉरल रॉन्ग है, सोशल रॉन्ग है, पॉलिटिकल रॉन्ग है, कि मतलब विचारधाराओं के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है, लेकिन उसमें कहीं भी लॉ में जस्टिफाई नहीं कर रखा कि ये गलत है, तो वो रॉन्ग नहीं माना जाएगा, कि वही रॉन्ग माना जाएगा जो कि कानून की आंखों में गलत है। There is no legal remedy for the branch of Solomon promise, not under seal and without consideration, not for many kinds of verbal slander. कि मतलब हमने सोलमन अपने मन से किसी को कुछ भी छोटा मोटा प्रॉमिस कर दिया और अगर हमने उसे पूरा नहीं करा है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि हाँ हम तेरे लिए ये ले आएंगे, तेरे लिए जान दे देंगे, चांद सितारे तोड़ लाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने पूरी नहीं करी, तो वो रॉन्ग में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रोमिसेस होते हैं सोलमन प्रोमिस जो कि उस समय किए तो जाते हैं दूसरे को सद्भावना देने के लिए, लेकिन वो वास्तविकता में पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब केसेस आते हैं इंजूरिया साइना डैमनम और डैमनम साइना इंजूरिया, कि इनके कुछ केसेस हैं। अगर आप इसे टेक्स्ट बुक से अपने पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके हेल्प करेंगे पेपर में, और अगर कंसेप्ट पूछा जाता है पेपर में इंजूरिया साइना डैमनम, तो हम पहले उस कंसेप्ट के, इस मैक्सिम के जो भी तीनों वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बताएंगे, और फिर उस पूरी मैक्सिम का मीनिंग बताएंगे कि उस मैक्सिम का मीनिंग है क्या, उसके ऊपर हम उसके केसेस बताएंगे, उनके फैक्ट्स बताएंगे, जिससे कि हमें नंबर और हमारी जो 28 शीट जो अभी आती हैं उन्हें पूरा भरने का मौका मिलेगा। अगर हम इंजूरिया साइना डैमनम की बात करें तो इसका पहला केस है कलिप्पा वर्सेस वायापुरी, सेकंड है कलिकिसेन टैगर वर्सेस जादूलाल मलाइक, थर्ड केस है भिकी ओजा वर्सेस हरक कंडू। डैमनम साइना इंजूरिया का जो केस है एक्टन वर्सेस ब्लंडल, डिक्सन वर्सेस र्यूटर, आनंद सिंह वर्सेस रामचंद्र, इन टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल, विष्णु दत्त शर्मा वर्सेस बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। अब आता है हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट के बीच में डिफरेंस, कि मतलब इसमें डिफरेंस दिए गए हैं। अगर हम इन डिफरेंस को पढ़ के जाते हैं और इनको पूरी तरीके से अपने पेपर में डिस्क्राइब करते हैं और टेक्स्ट बुक से भी इसे पढ़ लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा कि अगर हमें समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि टोर्ट है वो राइट इन रैम का कंसेप्ट है, और वहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट इन पर्सोनम का कंसेप्ट है। राइट इन रैम जिसमें कि दो पार्टियां जरूरी नहीं है एक दूसरे को जाने, और कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम जो कि कुछ पब्लिक के थ्रू नहीं, कुछ प्राइवेट जो भी स्पेसिफिक पर्सन होते हैं उनके बीच में ही रॉन्ग किया गया होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती है वो एक दूसरे को जानती है और उनके बीच कंसेंट होती है, लेकिन टोर्ट में ज़रूरी नहीं है जो दो पार्टियां हैं एक दूसरे को जानती हों उनके बीच में कंसेंट हो या फिर उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो। सेकेंड, विकेरियस लाइबिलिटी इज इन टोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अगर हम विकेरियस लाइबिलिटी की बात करें तो वो टोर्ट में है,
कि मतलब जो लाइबिलिटी है वो अनलिक्विडेटेड होगी, पहले से तय नहीं होगी। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में जो होती हैं विक्रेस लाइबिलिटी नहीं होती, उसमें पहले से ही जो लाइबिलिटी है वो दी गई होती है। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे या फिर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करती है, उसे पूरा नहीं करती, तो उसे ये सज़ा होगी या फिर ये कंपनसेशन देना पड़ेगा। थर्ड, टोट। टोट में जो ड्यूटी है वो पहले से ही फिक्स्ड होती है लॉ के थ्रू, कि मतलब अगर लॉ की नज़रों में कोई भी चीज़ गलत है, कोई भी चीज़ रॉन्ग है, तो वो टोट हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ड्यूटी जो फिक्स होती है वो पार्टीज़ के थ्रू होती है, कि मतलब दो लोग हैं, उनके बीच में किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी पार्टीज़ जो हैं उनमें से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करती है, तो उसे जो उसकी रेमेडी है वो इतना इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं और क्या बोलते हैं उनके राइट हैं, वो कौन बता रहा है? वो पार्टीज ही बता रही है। लेकिन टोर्ट में कौन बता रहा है? वो हमारा कानून बता रहा है। फोर्थ, नो प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज नीडेड, कि मतलब जो भी पार्टीज होती हैं टोर्ट में, ज़रूरी नहीं है उनके बीच में कोई कंसेंट हो, उनके बीच में कोई भी निजीता हो या फिर वो पार्टी एक दूसरे को जाने। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो यही होता है कि पार्टी के बीच में कंसेंट होती है, प्रिविटी होती है, और ये ही ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आप किसी अनदर पर्सन जिसे आप जानते नहीं हो, कुछ नहीं समझते, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लोगे? लेकिन टोर्ट है वो तो जाने अनजाने में किसी के साथ भी हो सकता है। हम किसी के भी लीगल राइट को हार्म पहुंचा सकते हैं, चाहे हम उसे जानते हो या फिर जानते ना हो। ड्यूटी टूवर्ड्स पर्सन जर्नली, टोर्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ड्यूटी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन। अगर हम टोर्ट की बात करें कि जो जनरल पब्लिक है, जनरल पर्सन है, जो हमारे आसपास घूमते फिरते रहते हैं, उनके साथ भी टोर्ट कमिट हो सकता है, चाहे हम उन्हें जाने या फिर नहीं जानते। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो कुछ स्पेसिफिक पर्सन के बीच में ही होगा जिनसे हमारे कंसेंट जुड़ी होगी और जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। टोर्ट का फिफ्थ जो पॉइंट है, मोटिव इन सर्टेन टोर्ट रेलिवेंट, और कॉन्ट्रैक्ट में मोटिव इज इरेलीवेंट, कि अगर हम टोर्ट में बात करें तो जो मोटिव होता है इसका वो रिलीवेंट होता है, मतलब कहीं ना कहीं सत्य भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये इरेलीवेंट होगा, कि मतलब रेलिवेंट इसलिए होगा क्योंकि उस जो भी रॉन्ग हुआ है वो लॉ के नज़रों में रॉन्ग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो उन पार्टी के नज़रों में रॉन्ग है। रेमेडी इज बाय वे ऑफ क्लेम फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब जो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा टोर्ट में वो पहले से कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं होगा, उसे कोर्ट डिफाइन करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिक्विडेटेड होती हैं, पहले से ही पता होती हैं पार्टीज़ को। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करेगी कोई सी भी पार्टी, तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? इतना अमाउंट का आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो आज की यही वीडियो ये ख़त्म होती है। आगे वाली हम वीडियो में बात करेंगे टोर्ट और क्राइम के बीच में डिफरेंस क्या है, और कुछ डेफिनेशन जो कि जो टोर्ट के विचारधारक थे, आइडियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने तरीके से टोर्ट को कैसे डिफाइन करा है, हम आगे वीडियो में ये जानेंगे। तो थैंक यू सो मच।